हेलो बच्चों, आज हम आपके मध्य कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। कल हमने चर्चा की थी सारणियन की लाभ। आज हम आपके मध्य सारणियन की सीमाओं को लेकर आए हैं। लिमिटेशंस ऑफ टेबुलेशन। सारणियन के जहाँ अनेक लाभ हैं, वहीं इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अतः यह पद्धति भी पूर्णतया दोषों से मुक्त नहीं। चलिए अब टेबुलेशन की जो लिमिटेशंस हैं उन पर दृष्टिपात करते हैं। विद्वानों के अनुसार ये जो हैं निम्न प्रकार से हैं। पहला है केवल संख्यात्मक सूचनाएं, और दूसरी सीमा है विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता। तीसरा है इसमें पूर्ण परिशुद्धता का अभाव है। और चौथा जो अवगुण या सीमाएं कह सकते हैं वो है कि ये नीरस और रुचिहीन होती हैं। इस तरह मैंने आपके समक्ष 4 सारणियन की सीमाएं प्रस्तुत की हैं। ठीक है, अब इन सीमाओं पर हम संक्षेप में चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं केवल संख्यात्मक सूचनाएं। ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। सारणियन के द्वारा केवल संख्यात्मक सूचनाओं को ही स्पष्ट किया जा सकता है। गुणात्मक सूचनाएं इस विधि से प्राप्त नहीं हो पाती हैं। तो यह इसकी पहली सीमा है। किंतु सामाजिक अनुसंधानों में अधिकांश सूचनाएं गुणात्मक प्रकृति की होती हैं। तो गुणात्मक प्रकृति की सूचनाएं होने के कारण सारणियों से इन्हें व्यक्त करना कठिन हो जाता है। तो पहली टॉपिक पर हमने चर्चा की कि ये केवल संख्यात्मक सूचनाएं व्यक्त करने में सक्षम होती हैं। अब दूसरा देखते हैं। टेबुलेशन के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। इट मीन्स यह गणितीय ज्ञान पर आधारित होती है, और गणितीय ज्ञान सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन होता है। देखिए, जो व्यक्ति मैथ का मास्टर है, मैथ में जिसका इंटरेस्ट है, वो तो इसे भली भांति कर लेगा। लेकिन जो मैथ में इंटरेस्ट नहीं रखता है, उसके लिए टेबुलेशन का कार्य कठिन हो जाता है। इन्हें तो विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति ही भली बात समझ सकता है और इसका निर्माण कर सकता है। इसलिए इसे इसकी सीमा कहा जाता है। अब तीसरा देखिए। तीसरी जो सीमा सारणियन की बताई है वो है सारणियन में पूर्ण परिशुद्धता का अभाव है, अर्थात लैक ऑफ कंप्लीट प्योरिटी। टेबुलेशन में प्रदर्शित जो सूचनाएं हैं वो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं होती, क्योंकि उन्हें सापेक्षिक रूप से विभिन्न पदों के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ऐसा करने में कभी कभी वे गलत अथवा असंबद्ध रूप में भी प्रदर्शित की जाती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कभी कभी
महत्वपूर्ण सूचनाओं को भी सही स्थान नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, परिणाम स्वरूप वे पूर्णतः विशुद्ध नहीं हो पाती हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि पूर्णतया परिशुद्धता इसमें संभव नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमने अभी तक आपके लिए तीन सीमाओं को स्पष्ट कर दिया और चौथी सीमा अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सारणियन की जो चौथी सीमा है वो है कि सारणी नीरस और रुचिहीन होती है। ठीक है, ड्राई एंड डिसइंटरेस्टेड। सारणियन के आंकड़े प्राय नीरस होते हैं। अब देखिए, बड़ी बड़ी सारणी आप देखेंगे तो आपका मन ही नहीं करेगा कई बार, है ना। तो क्योंकि उसमें नीरसता आ जाती है और रुचि, जरा सी भी थकान हो जाएगी तो लगेगा कि नहीं, इतनी बड़ी सारणी नहीं देखनी है। उनमें केवल संख्याएं होती हैं जिन्हें समझना अरुचिकर प्रतीत होता है। वही बात हुई कि ड्राई भी हैं और डिसइंटरेस्टेड भी हैं। आगे देखते हैं। इसमें सारणी को समझने के लिए अधिक बौद्धिक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, नो डाउट, ये तो बिल्कुल सही है। टेबुलेशन बिना बौद्धिक योग्यता के किया ही नहीं जा सकता। टेबुलेशन में आंकड़ों को ऐसी थोड़ी रखा जाता है, उनमें क्रमबद्धता होती है, व्यवस्था होती है, तुलना के हिसाब से उनको आमने सामने, आसपास, निकट रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ों का उसमें ध्यान रखा जाता है। साथ ही इनमें जो टोटल होता है उसका क्रॉस एग्जामिन होता है। टोटल दोनों साइड से सही बैठना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कौन कर सकता है? वही व्यक्ति कर पाएगा जो अधिक बौद्धिक योग्यता रखता है, जो अच्छे से प्रशिक्षित है। इसलिए सारणियाँ कैसी होती हैं? अनाकर्षक, अरुचिकर और नीरस होती है। तो बच्चों, हमने अभी तक आपको सारणियन के जो सीमाएं हैं उन पर प्रकाश डाला है। अब देखिए, जो सीमाएं हैं वही उनके दोष हैं। ठीक, तो आप इसको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है दोष, तो भी आप यही आंसर लिखेंगे। सीमाएं, तो भी आप यही आंसर लिखेंगे। हानियाँ, तो भी आप यही आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 3 हो गए और आंसर आपका सेम रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उपरोक्त जितनी भी सीमाएं हमने आपको बताई हैं उससे हम ये अंदाज़ नहीं लगा सकते कि सारणियन पद्धति अनुपयोगी है। ये तो कह ही नहीं सकते। इतनी सीमाओं के बावजूद भी सारणियन के महत्व को सामाजिक अनुसंधान में अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अर्थात इनका महत्व है। ये सीमाएं तो इसलिए बताई गई हैं ताकि आप इनका ध्यान रखते हुए इनको सारणी में आने ही न दें। अर्थात इन सीमाओं का ध्यान रखते हुए उत्तम और श्रेष्ठ सारणी का निर्माण कैसे करेंगे उस बात पर ध्यान दें। उत्तम और श्रेष्ठ सारणी का निर्माण करके आप सामाजिक अनुसंधान के कार्य को बहुत अधिक सरल, स्पष्ट, बोधगम्य और उपयोगी तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों, इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सीमाएं कितनी भी हों, लेकिन अगर आपने सारणी का स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है और इन सीमाओं को उसमें आने नहीं दिया है, तो 100% आपको अनुसंधान कार्य में सफलता हासिल होगी और आप शुद्ध अच्छे निष्कर्ष
प्रस्तुत कर सकेंगे। इस तरह आज मैंने आपको बताया सारणियन की सीमाएं क्या हैं, और कल हम आपको अच्छी उत्तम सारणी का स्ट्रक्चर क्या है उस पर चर्चा करेंगे और उसे बताएंगे कि सारणी का निर्माण कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या खास बातें होती हैं और किन किन बातों का हमको उसमें ध्यान रखना